Good morning, students, and welcome to biology class. We are studying chapter 8 Respiration and Circulation. And in our previous lecture, we had started a topic named Mechanism of Respiration. Mechanism of respiration involved four processes: A. Breathing, B. External respiration, exchange of gases between alveoli or between at alveolar level. And now our today's topic, or the C, that is internal respiration. This is the third step or process which involve in respiration. Now look at here. The two main components of blood involved in the transport of respiratory gases CO2 and O2 are the RBCs and the plasma. दो मेन कंपोनेंट है ब्लड के. डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं चैप्टर 8 की रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन की, और हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक टॉपिक स्टार्ट किया था मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, जिसके अंदर 4 प्रोसेसेस इन्वॉल्व है. 2 हमने कंप्लीट किए हैं. ए ब्रीदिंग, बी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन मीन्स गैसियस एक्सचेंज एट अल्वियोलार लेवल. अब आज का हमारा टॉपिक है सी, इंटरनल रेस्पिरेशन. क्या है इंटरनल रेस्पिरेशन? द टू मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस CO2 एंड O2. CO2 और O2 ये दो रेस्पिरेटरी गैसेस है जिनके ट्रांसपोर्ट के लिए एक्चुअल दो कंपोनेंट इन्वॉल्व है ब्लड के. एक है RBC एंड दूसरा है प्लाज्मा. आपको पता है हमारा जो ब्लड है उसके दो मेन कंपोनेंट आते हैं, एक है प्लाज्मा और दूसरा ब्लड. हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा एंड RBC. हमारे ब्लड के अंदर ये हमारा जो प्लाज्मा है 55% होता है और RBC ये 45% होते हैं. ये दोनों कंपोनेंट रेस्पिरेटरी गैसेस के ट्रांसपोर्ट के लिए एक्चुअल हेल्प करते हैं या ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व है. नाउ द फर्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. फर्स्ट हमको डिस्कस करना है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. वन, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. Of the total oxygen transported, only 3% is transported in a dissolved state by the plasma and the remaining 97 is bound to the hemoglobin present in the RBCs. ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है, ऑक्सीजन जो 100% ऑक्सीजन होती है उसका सिर्फ ओनली 3% ऑक्सीजन एक्चुअल ट्रांसपोर्ट होगी डिज़ोल्व स्टेट में प्लाज्मा में, यानी प्लाज्मा में ये सॉल्यूबल होकर डिज़ोल्व होकर ट्रांसपोर्ट की जाएगी, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत ही कम होगा, 3% होगा. एंड जो 97% है, ये 97% ऑक्सीजन HB या हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके एक कंपाउंड बनाती है. आगे हम देखेंगे उस कंपाउंड का नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और ये 97% ऑक्सीजन इसी स्टेट में ट्रांसपोर्ट होगी, यानी ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होगी. नाउ सी हियर, लुक एट हियर. हीमोग्लोबिन एक्ट एज द रेस्पिरेटरी कैरियर. एक्चुअल हीमोग्लोबिन क्या एक्ट करता है? एक रेस्पिरेटरी कैरियर के तौर पर. और ये रेस्पिरेटरी कैरियर, इट हैज़ अ हाई अफिनिटी फॉर O2 एंड कंबाइंड विथ इट टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी कैरियर का काम करता है और इसकी एक्चुअल हाई एफिनिटी होती है, यानी फोर्स ऑफ बाइंडिंग अट्रैक्शन किसके साथ? O2 के साथ. O2 के साथ उसकी हाई एफिनिटी रहेगी, हाई अट्रैक्शन रहेगा. O2 को वो बाइंड करेगा, इजीली कंबाइन करेगा और एक सब्सटेंस बनाएगा, कंपाउंड, वो रहेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन. थेरोटिकली वन मॉलिक्यूल ऑफ HB हैज़ 4 Fe+ ions or double plus ions, and each of which can pick up a molecule of O2 or oxygen. Theoretically,
जो Hb मॉलिक्यूल है इसके अंदर 4 Fe प्लस आयंस होते हैं, 4 Fe प्लस 2 आयंस होते हैं, +2 प्लस प्लस मीन्स +2 आयंस होते हैं। और हर एक के अंदर यानी 4 Fe आयन है तो हर एक Fe एक ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। नाउ लुक एट द रिएक्शन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। Hb plus 4O2, then the compound that is Hb4O2 means it is oxyhemoglobin is transported from lungs to the tissue and where it readily dissociate to release O2। अब ये जो हीमोग्लोबिन है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है क्योंकि इसके अंदर 4 Fe प्लस आयंस होते हैं और हर एक Fe आयन एक ऑक्सीजन को बाइंड करेगा। तो ये एक्चुअल बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ट्रांसपोर्ट होगा लंग्स से और अल्वियोलाई से टिश्यू तक और वहाँ पर ये रेडीली डिसोसिएट होगा, यानी वो डिसोसिएट होने के लिए रेडी होता है और क्या रिलीज़ करता है, O2 रिलीज़ करता है। यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हैं, Hb4O2 गिव्स Hb प्लस 4O2 यानी 4 ऑक्सीजन यहाँ पर ये रिलीज़ कर चुका है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन बन चुका है। नाउ हाउएवर लुक एट हियर, however the degree of saturation of Hb with O2 depends upon the O2 tension, means that is PPO2 partial pressure of oxygen। अब ये जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है यानी कैसे फॉर्म होगा, कैसे वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन बन जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, ये डिपेंड करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पर। लुक एट हियर, 100% सैचुरेशन इज रेयर, 100% सैचुरेशन नहीं होता है कभी भी, ये बहुत रेयर है। मैक्सिमम सैचुरेशन ऑफ 95 to 97% इज एट PPO2 इन अल्वियोलाई, दैट इज 100 mm Hg पर, जहाँ पर ऑक्सीजन का जो PP पार्शियल प्रेशर है वो 100 mm है, उस टाइम पर 95 to 97% क्या होगा, सैचुरेशन हो सकता है PPO2 इन alveoli, and the degree of saturation decreases with the drop in PPO2 and this begins the dissociation of HbO2। अब डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिक्रीज होगा अगर PPO और O2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 अगर डिक्रीज होता है, और ये डिक्रीज पार्शियल प्रेशर के डिक्रीज के साथ सैचुरेशन भी डिक्रीज होता जाएगा और इससे क्या होगा, डिसोसिएशन होगा HbO2 का, यानी HbO2 जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को डिसोसिएट कर सकेगा जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर डिक्रीज होगा। एट 30 mm Hg ऑफ PPO2 ओनली 50% सैचुरेशन कैन बी मेंटेन। और अगर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर अगर 30 mm Hg है, हमने यहाँ पर देखा 100 mm Hg, 100 mm पर 100% सैचुरेशन, बट 100% रेयर है, दैट इज़ 95 to 97%। और अगर यही 30 mm Hg होता है तब सिर्फ 50% ही सैचुरेशन मेंटेन किया जाएगा, कैन बी मेंटेन्ड। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन HbO2 saturation and oxygen tension means partial pressure of oxygen is called as oxygen dissociation curve। आप इसको याद रखेंगे। What is oxygen dissociation curve? The relationship between HbO2 saturation and oxygen tension, it is called as oxygen dissociation curve। आप इस फिगर में देख सकते हैं, this is oxygen dissociation curve। Now next, look at here, this oxygen hemoglobin dissociation curve is a sigmoid curve and it is shift towards the right due to increase in H plus ion concentration। अब ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है ये सिग्मॉइड है, यानी एस शेप को कहते हैं जनरली, जो आपको उस फिगर में दिख रहा है इस तरह का, और ये एक्चुअल क्या होता है, शिफ्ट होता है टुवर्ड्स द राइट की तरफ ये शिफ्ट होगा, यानी यहाँ से स्टार्ट होगा और ऐसे राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और ये किस वजह से होगा, इंक्रीज इन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, यानी हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन के इंक्रीज की वजह से ये एक्चुअल राइट साइड में शिफ्ट होगा।
increase in PpCO2 and rise in the temperature and rise in DPG means 2,3-diphosphoglycerate formed in the RBC during glycolysis. अब इसकी जो शिफ्टिंग है ये डिपेंड करती है H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पर, इंक्रीज इन PpCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 पर, और राइज इन टेम्परेचर यानी टेम्परेचर के राइज होने पर, एंड 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट की वजह से जो आरबीसी में फॉर्म होगा ग्लाइकोलाइसिस की वजह से 2,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट, एंड इट लोवर्स द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। और जब ये होता है तो एक्चुअल ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए, जो उसका अट्रैक्शन है, वो एक्चुअल लोवर्स या कम हो जाएगा। नाउ अगेन बोहर्स इफेक्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आपको शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, देन ट्राई टू रिमेंबर इट। इट इज द शिफ्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ड्यू टू चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन ब्लड। ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व का ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का चेंज किसकी वजह से, शिफ्ट होना, शिफ्ट ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन कर्व ड्यू टू चेंज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मीन्स PpCO2 इन द ब्लड। तो जैसे जैसे PpCO2 चेंज होता है ब्लड में, उसकी वजह से ये जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है, इसकी शिफ्टिंग दैट इज कॉल्ड एज बोहर्स इफेक्ट। नाउ लुक एट हियर, हल्डेन इफेक्ट। ऑक्सीहीमोग्लोबिन फंक्शंस एज एन एसिड। ऑक्सीहीमोग्लोबिन एसिड की तरह फंक्शन करेगा। इट डिक्रीजेस द pH ऑफ द ब्लड, यानी अगर ये एसिड है तो ये ब्लड के pH को डिक्रीज करता है। आपको पता है pH स्केल जो स्टार्ट होती है 1 to 14 के बीच में, बिलो 7 दैट इज एसिडिक, यानी अगर pH कम होते जा रहा तो वो एसिडिक होता जाएगा, अबो 7 दैट इज बेसिक, और एग्जैक्ट 7 क्या रहता है, ये अल्कलाइन मीडियम रहेगा। तो एक्चुअल ऑक्सीहीमोग्लोबिन फंक्शन करेगा एसिड से और ये pH ऑफ ब्लड को कम कर देगा। ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ H प्लस आयंस, HCO3 चेंज इनटू H2O एंड CO2। अब इसके साथ साथ क्या होगा, जैसे जैसे H प्लस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन या नंबर इंक्रीज होता है तो HCO3 एक्चुअल में क्या करेगा, ये हाइड्रोजन के साथ बाइंड करेगा और बनाएगा H2O एंड CO2। आपको पता है हमारे जो ब्लड है उसका नॉर्मल जो pH होता है, हमारा ब्लड अल्कलाइन होता है 7.2 और 7.4 समथिंग होता है। तो ये जो ब्लड का pH वैल्यू है H प्लस आयंस के बढ़ने की वजह से, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो एसिड की तरह फंक्शन करता है उसकी वजह से ये एसिडिक होता जाता है। और उसी वक्त में H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन की वजह से क्या होगा, HCO3 जो कंपाउंड है वो H प्लस आयन से बाइंड करके H2O और CO2 बनाएगा। नाउ इन द अल्वियोलाई वेयर द PpO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज हाई एंड PpCO2 इज लो, ऑक्सीजन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन, बट इन द टिश्यू वेयर द PpO2 इज लोअर एंड PpCO2 इज हाई, द हीमोग्लोबिन डज नॉट होल्ड एज मच O2 and it releases O2 for diffusion into the tissue cell। अब अल्वियोलाई में PpO2 हाई होता है, PpCO2 लो रहेगा। उस टाइम पर ऑक्सीजन इजीली बाइंड करेगी क्योंकि हीमोग्लोबिन की हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन है, तो ये बाइंड करेगा। बट टिश्यू में क्या होगा, PpO2 लो रहेगा, PpCO2 हाई रहेगा। तो इस टाइम पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को, और ये O2 को क्या करेगा, रिलीज़ करेगा डिफ्यूजन के लिए। कहाँ पर, सेल टिश्यू में। गॉट इट स्टूडेंट। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो अल्वियोलाई में ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो हाई है, और टिश्यूज़ में CO2 का PpCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 हाई है। उस टाइम पर क्या होता है,
अल्वियोलाई में ऑक्सीजन इजीली डिफ्यूज़ हो जाती है, बाइंड हो जाती है हीमोग्लोबिन से, बट हीमोग्लोबिन जब सेल टिश्यूज़ तक जाता है तो वहाँ पर वो ऑक्सीजन को होल्ड नहीं कर पाता, वहाँ पर PpCO2 हाई होता है, तो इजीली वो ऑक्सीजन को वहाँ पर क्या करेगा, रिलीज़ कर देगा डिफ्यूजन के लिए। नेक्स्ट आपको ये कर्व देखना है, लुक एट हियर, सिग्मॉइड कर्व, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, PP मीन्स पार्शियल प्रेशर, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर, ओके, mmHg में, और आप इस साइड देख सकते हैं Hb परसेंटेज O2 सैचुरेशन। तो आपको ये जो कर्व दिख रहा है, लुक एट हियर, द फर्स्ट वन हाई CO2 मीन्स लो pH, नॉर्मल CO2 नॉर्मल pH, लो CO2 मीन्स हाई pH। और ये जो कर्व है ये बॉडी टिश्यू और लंग्स के बीच में है, बॉडी टिश्यू एंड लंग अल्वियोलाई, आप ऐसे देख सकते हैं, इसका S शेप आता है जनरली, दैट इज सिग्मॉइड कर्व। गॉट इट स्टूडेंट? एक और चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको अच्छे से समझना है, और इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा फिर। लुक एट हियर, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज अबाउट 250 टाइम्स मोर देन फॉर ऑक्सीजन। अच्छे से याद रखिए कि जो हीमोग्लोबिन की कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है वो 250 टाइम्स मोर है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। हमने इससे पहले देखा, जो अभी हमने जो डिस्कस किया, वहाँ पर हमने देखा कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन की एफिनिटी ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा है। कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स दैट इज CO2, बट CO के लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, CO होता है, तो CO के लिए हीमोग्लोबिन की एफिनिटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन 250 टाइम्स कितनी है, ज़्यादा है, मोर है। And in the presence of carbon monoxide, hemoglobin readily combine to form a stable compound, that is carboxyhemoglobin. अब carboxyhemoglobin, it means actual, जब ये हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइंड होगा तो एक स्टेबल कंपाउंड बनाएगा, दैट इज कार्बोक्सी hemoglobin, and the hemoglobin is blocked by the carbon monoxide and preventing oxygen from binding with hemoglobin. अब जैसे ही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो स्टेबल कंपाउंड है ये ब्लॉक करेगा किसको, हीमोग्लोबिन को, और इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग जो कैपेसिटी है, ऑक्सीजन बाइंडिंग, उससे इसको प्रिवेंट कर देगा। Thus, less hemoglobin is available for oxygen transport, depriving the cell of oxygen. अब इसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है वो एक्चुअल लेस अवेलेबल हो जाएगा, किसके लिए, डिप्राइविंग द सेल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन को वो बाइंड नहीं कर पाएगा, कम करेगा। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, और इसी को हम कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। जैसे आपको पता है इसके कुछ सिम्टम्स आते हैं, हेड एक, डिजीनेस, स्टमक एक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ आपके लिए क्वेश्चन है, यूज योर ब्रेन पावर वाइल वर्किंग विद द कार इंजन इन अ क्लोज्ड गैरेज, जॉन सडनली फेल्ट डिजी एंड फेंटेड, व्हाट इज़ द पॉसिबल रीज़न। एक कार इंजन को एक क्लोज गैरेज में उसके साथ काम करते हुए, रिपेयर करते हुए जॉन को क्या होता है, वो डिजी फेल करता है और फेंट हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एकदम से वीक हो जाता है, डिजी वो फेल्ट करता है और फील करता है। तो इसके पीछे क्या पॉसिबल रीज़न है आपको पता करना है। नाउ द टॉपिक 2, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो हमने फिनिश किया, अब हमको देखना है
transport of CO2. It is readily soluble in water and transport by RBC and plasma in 3 different forms. अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये रेडीली सॉल्यूबल है, यानी वाटर के अंदर सॉल्यूबल हो सकती है, और ये ट्रांसपोर्ट होती है आरबीसी से, प्लाज्मा से, बट 3 डिफरेंट फॉर्म्स में. हम यहाँ पर देखेंगे पहला फॉर्म बाय प्लाज्मा इन सॉल्यूशन फॉर्म 7%. ओके, यानी ये 7% बाय प्लाज्मा. सेकेंड अगर हम देखेंगे तो बाय look at here bicarbonate ion 70%, and the third one that is by RBC that is 23%. टोटल 100% हो गया. RBC से 3%, कार्बोनेट आयन के फॉर्म में 70%, और बाय प्लाज्मा दैट इज 7%. तो अभी हम डिस्कस करेंगे बाय प्लाज्मा सॉल्यूशन फॉर्म 7%. Only 7% of CO2 is transported in dissociated form, dissolved form as carbonic acid, which can break down into CO2 and H2O. आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं कि सिर्फ 7% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है डिजॉल्व फॉर्म में, और डिजॉल्व होकर क्या बनाता है कार्बोनिक एसिड. CO2 plus H2O gives H2CO3. ये एक्चुअल में कार्बोनिक एसिड है, लेकिन ये ब्रेक डाउन हो जाता है बाद में CO2 और H2O में, यानी ये ब्रेक होकर अगेन क्या बना देगा CO2 एंड H2O फॉर्म करेगा. नाउ लुक एट हियर. नाउ द सेकेंड B दैट इज बाइकार्बोनेट आयंस. 70% कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट की जाएगी. Nearly 70% of carbon dioxide released by the tissue cell diffuses into the plasma and then into the RBC. यानी 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 है वो सेल टिश्यू से जो रिलीज़ की जाती है डिफ्यूज़ होगी प्लाज्मा में और उसके बाद फिर RBC में. Now in RBC CO2 combined with water in the presence of Zn containing enzyme carbonic अनहाइड्रेज टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड. अब आरबीसी के अंदर ये कंबाइंड होती है वाटर से जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, बट किसकी मदद से एक एंजाइम कार्बोनिक अनहाइड्रेज की, और कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है. नाउ कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम इज फॉर्म्ड इन द आरबीसीज एंड नॉट इन द प्लाज्मा. और ये जो कार्बोनिक अनहाइड्रेज है ये सिर्फ आरबीसी में फॉर्म होता है, प्लाज्मा में नहीं होता है. इसीलिए CO2 या कुछ CO2 एक्चुअल कंबाइंड होगी वाटर के साथ या आरबीसी के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है उससे कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में. एंड द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड इनसाइड द आरबीसी इज़ वेरी हाई एज कंपेयर टू इट्स फॉर्मेशन इन द प्लाज्मा. अब जो कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन है आरबीसी में वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कार्बोनिक अनहाइड्रेज उसी में फॉर्म होता है एज़ कंपेयर टू प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा में कार्बोनिक अनहाइड्रेज फॉर्म नहीं होता है. इसीलिए एक्चुअल कार्बोनिक एसिड सबसे ज़्यादा फॉर्म होगा आरबीसी में. कार्बोनिक एसिड बीइंग अनस्टेबल ऑलमोस्ट एंड इमीडिएटली डिसोसिएटेड इनटू HCO3 एंड H+ आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम carbonic anhydrase, leading to the large accumulation of HCO3 inside the RBC. अब ये कार्बोनिक एसिड H2CO3 एक अनस्टेबल कंपाउंड है. H2CO3 एक अनस्टेबल कंपाउंड है कार्बोनिक एसिड, और ये इमीडिएटली डिसोसिएट हो सकता है HCO3 और H+ में, और इसकी वजह से ये किसकी प्रेजेंस में होगा एंजाइम Ca कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंट में, और क्या होगा एक्यूमुलेट करेगा HCO3 माइनस आयंस को इनसाइड द आरबीसी. आप यहाँ पर रिएक्शन देख सकते हैं. CO2 plus H2O कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से Ca की मदद से ये फॉर्म करता है H2CO3. अगेन कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम की मदद से ये ब्रेक हो जाएगा H+ आयंस में और HCO3 माइनस में, जिसकी वजह से क्या होगा HCO3 का
एक्यूमुलेशन होगा, कहाँ पर, आरबीसी के अंदर, एंड इट दस मूव्स आउट ऑफ द आरबीसी. दिस वुड ब्रिंग अबाउट इन इम्बैलेंस ऑफ द चार्ज इनसाइड द आरबीसी. अब ये क्या करेगा, ये आरबीसी से बाहर निकल आएगा, कौन, HCO3 माइनस आयंस मूव्स आउट करेगा, और ये एक्चुअल इम्बैलेंस कर देगा चार्ज को, कहाँ पर, इनसाइड द आरबीसी. आप यहाँ पर देख सकते हैं इनसाइड द आरबीसी, ये चार्जेस को क्या करेगा, इम्बैलेंस कर देगा. टू मेंटेन द आयोनिक बैलेंस बिटवीन द आरबीसी एंड द प्लाज्मा, Cl मीन्स क्लोराइड आयन डिफ्यूजेस इनटू द आरबीसी. और इस इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए या आयोनिक बैलेंस करने के लिए आरबीसी और प्लाज्मा में क्लोराइड आयन क्या करेंगे, आरबीसी में डिफ्यूज़ होंगे. और ये जो डिफ्यूजन ऑफ आरबीसी है, दिस मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन इज़ नोन एज क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर्स फेनोमेनन. और ये जो मूवमेंट ऑफ क्लोराइड आयन है आरबीसी के अंदर, ये एक्चुअल क्या कहलाएगा, क्लोराइड शिफ्ट या हैमबर्गर्स फेनोमेनन. गॉट इट स्टूडेंट? नाउ लुक एट हियर, HCO3 minus that comes into the plasma join to Na or K plus ions forming NaHCO3 or KHCO3 to maintain the pH of blood. अब वो HCO3 नेगेटिव और माइनस आयंस जो प्लाज्मा में आते हैं, आरबीसी से बाहर आ जाते हैं प्लाज्मा में, तो वो एक्चुअल सोडियम आयन या पोटेशियम आयन से कंबाइन होंगे, जॉइन करेंगे और बनाएंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और ये मेंटेन करेंगे पीएच ऑफ ब्लड को या ब्लड के पीएच को. नाउ HCO3 प्लस Na, HCO3 माइनस प्लस Na प्लस कंबाइन होकर क्या बन रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट. एंड जो H प्लस है, इट इज़ टेकन अप बाय द प्रोटीन मीन्स हीमोग्लोबिन, Hb प्लस H प्लस आयंस, इट फॉर्म्स रिड्यूस्ड Hb. इसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन. यानी जो HCO3 माइनस और H प्लस आयंस थे, जो हमने देखा कि जो कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल कंपाउंड है Ca की प्रेजेंस में HCO3 माइनस आयन और H प्लस आयंस में डिसोसिएट होता है, उसमें से HCO3 सोडियम के साथ कंबाइंड होकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाएगा और H प्लस आयंस जो रहेंगे Hb के साथ मिलकर रिड्यूस्ड Hb बनाएंगे. दीज H प्लस आयंस माइट बी एक्सपेक्टेड टू लोअर ब्लड pH. और एक्चुअल ये जो H प्लस आयंस है, ये एक्सपेक्ट करते हैं ब्लड के pH को या लोअर ब्लड pH को, एंड बट दे आर बफर्ड बाय हीमोग्लोबिन, by the hemoglobin by formation of deoxyhemoglobin और reduced hemoglobin. अब ये एक्चुअल हीमोग्लोबिन को क्या करेंगे, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर, जो हीमोग्लोबिन जो बफर का काम करता है H प्लस को बाइंड कर लेगा और बनाएगा डीऑक्सीहीमोग्लोबिन, जिसको हम बोलेंगे रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन. ओके, एट द लेवल ऑफ लंग्स in response to the low partial pressure of CO2 means carbon dioxide of the alveolar air, hydrogen ions कहाँ पर देखिए, at the level of lungs in response to low ppCO2. okay, the alveolar air hydrogen ion and bicarbonate ions combine to form carbonic acid under the influence of Ca carbonic anhydrase and yield carbon dioxide and water. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि alveolar air और bicarbonate ions, look at here, alveolar air और हाइड्रोजन आयन. ठीक है, कब होगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जब लो होता है एट द लेवल ऑफ लंग्स के अंदर ppCO2 जब लो होगा, उस टाइम पर अल्वियोलार एयर और हाइड्रोजन आयंस, ओके, अल्वियोलार एयर और हाइड्रोजन आयन क्या करेंगे, नाउ लुक एट हियर, ये एक्चुअल क्या करेंगे, और बाइकार्बोनेट आयंस,
अल्वियोलार एयर, हाइड्रोजन आयन, बाइकार्बोनेट आयन रिकम्बाइन होंगे और बनाएंगे अगेन कार्बोनिक एसिड। किसके इन्फ्लुएंस में? Ca मीन्स कार्बोनिक अनहाइड्रेस के इन्फ्लुएंस में। और क्या देंगे? एक्चुअल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएंगे। लुक एट हियर, H प्लस CO3, H प्लस प्लस CO3 माइनस कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम की मदद से H2CO3 फॉर्म करेंगे। H2CO3 फिर अगेन कार्बोनिक अनहाइड्रेस की मदद से क्या बनाएगा? CO2 एंड H2O। किसके इन्फ्लुएंस से? कार्बोनिक अनहाइड्रेस के इन्फ्लुएंस से। यानी ये तीनों अगेन क्या देंगे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द थर्ड टॉपिक और थर्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 दैट इज बाय RBC, रेड ब्लड सेल्स। सिर्फ 23%, मैक्सिमम 70% ट्रांसपोर्ट हो चुकी है कार्बोनिक एसिड की फॉर्म में। अब RBC कितना ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ओनली 23%। कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड विथ अमाइनो एसिड, अमाइनो ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन टू फॉर्म अ लूजली बाउंड कंपाउंड कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड अमाइनो ग्रुप से बाइंड करता है हीमोग्लोबिन के और एक कंपाउंड बनाएगा कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। दिस मॉलिक्यूल readily decomposes in region where the partial pressure of CO2 carbon dioxide is low, means alveolar region, and release the carbon dioxide। और ये कंपाउंड, ये मॉलिक्यूल एक्चुअल क्या है? रेडीली डिकम्पोज है, यानी बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होने के लिए रेडी होता है कहाँ? जहाँ पर एक्चुअल लो रहेगा PpCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, और ये कहाँ होता है? अल्वियोलार रीजन में। तो वहाँ पर ये इजीली कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा। नाउ लुक एट हियर, Hb प्लस CO2 गिव्स HbCO2। यानी RBC के थ्रू 23% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगी। कहाँ से? टिश्यू से ये ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पर आएगी? अल्वियोलाई में। और अल्वियोलार रीजन में जहाँ पर PpCO2 लो होता है तो ईजीली ये कंपाउंड जो कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन है ये डिसोसिएट होगा और CO2 को रिलीज कर देगा। गॉट इट स्टूडेंट? नाउ द लास्ट प्रोसेस D, cellular respiration। It is the last step in taking place inside the cell। ये जो है ये लास्ट स्टेप है जो सेल के अंदर होती है। Where the food is oxidized and ATP is generated, it can be shown by 2 steps। सेलुलर रेस्पिरेशन ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का लास्ट प्रोसेस है, लास्ट स्टेप है। ये सेल के अंदर होता है जहाँ पर ATP जनरेट किया जाता है। कैसे? फूड के ऑक्सीडेशन की मदद से। इसके अंदर अगेन 2 स्टेप्स है, A ऑक्सीडेशन और B फॉस्फोरिलेशन। A ऑक्सीडेशन, breaking down of complex organic molecule into simple inorganic molecule with the release of heat energy। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया जाएगा और क्या होगा? हीट एनर्जी रिलीज होगी। लुक एट हियर, C6H12O6 प्लस 6CO2 गिव्स 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 KCAL, किलो कैलोरीज एनर्जी, हीट एनर्जी। यहाँ पर पहला जो कंपाउंड है वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ग्लूकोज, और यहाँ पर 6O2 यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की मदद से। तो इसके रिजल्टेंट 6 कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म होंगे और हीट एनर्जी रिलीज़ की जाएगी। यानी 686 और 686 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होगी। नाउ सेकेंड स्टेप, फॉस्फोरिलेशन। इट इन्वॉल्व्स ट्रैपिंग द हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड ऑफ ATP मॉलिक्यूल। अब इसके अंदर क्या होगा? हीट एनर्जी को ट्रैप किया जाएगा। कहाँ पर? हाई एनर्जी बॉन्ड में ATP मॉलिक्यूल के। एंड ATP इज यूज टू कैरी आउट वाइटल लाइफ प्रोसेसेस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। आपको याद रखना है वाई ATP इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो ATP इज यूज टू कैरी आउट
vital life processes, and so it is called as energy currency of the cell. Now look at here, ADP plus IP plus 7.3 kcal gives ATP. ADP adenosine diphosphate plus 1 inorganic phosphate plus 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी कंबाइंड होंगे तो हमको मिलेगा एक ATP एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब ये ब्रेक होता है तो एक्चुअली ये क्या करेगा, फिर इस एनर्जी को रिलीज़ कर देगा, वो एनर्जी अगेन यूटिलाइज की जाएगी। तो ATP इसीलिए क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है, जिसके अंदर एनर्जी को उसके थर्ड फॉस्फेट बॉन्ड में स्टोर किया जाता है। गॉट इट स्टूडेंट? ट्राइफॉस्फेट मीन्स 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, तो तीसरा जो फॉस्फेट ग्रुप है उसके अंदर एनर्जी स्टोर की जाती है। यहाँ पर हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंप्लीट हो चुका है। 2 स्टेप हमने प्रीवियस लेक्चर में लिए थे, अभी हमने 2 स्टेप कंप्लीट किए हैं। Now just look at here, dear student. Dear student, आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड करने हैं। आज का ये आपका वर्क रहेगा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, एंड राइट ए नोट ऑन क्लोराइड शिफ्ट। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स या क्यूरीज़ है तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।